नमस्कार, मैं हूं सौमित्र बुधकर। स्वदेश आज में स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आज बात करेंगे बाजार की। पहले लगातार 8 दिन की तेजी और उसके बाद पिछले 2 दिन में बहुत बड़ी गिरावट। कुछ ऐसा है भारतीय बाजार का मौजूदा हाल। क्या ये बाजार के नए बॉटम की तरफ जाने के संकेत हैं या फिर करेक्शन के बाद फिर तेजी आने की उम्मीद है? बाजार की मौजूदा चाल ने इन्वेस्टर्स के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है ये मौका है या फिर एक धोखा है? कुछ एक्सपर्ट्स इस करेक्शन के दौरान खरीदारी को एक बेहतर तरीका बता रहे हैं। साथ ही साथ ये भी सवाल है कि अगर निवेशकों ने बाइंग की और मार्केट और गिर जाए तो उनके लिए ये धोखा साबित हो सकता है। डॉलर इंडेक्स में तेजी का रुख, ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स, कई फैक्टर्स हैं जो बाजार की फिक्र बढ़ा रही हैं। बाजार के कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि निफ्टी के 17,400 के स्तर पर पहुंचने पर और करेक्शन मुमकिन है। बाजार को लेकर तमाम फिक्र और आगे की क्या चाल रह सकती है, इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे एक खास चर्चा शो में। लेकिन शुरुआत सबसे पहले बात आज के बाजार की करके करते हैं। हमने देखा कि खराब ग्लोबल संकेतों का असर आज भारतीय बाजारों पर दिखाई दिया। लगातार दूसरे कारोबारी दिन बाजार पर गिरावट हावी रही। सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान पर जाकर बंद हुए। दिन भर बाजार में और किस तरह का एक्शन रहा, बता रही है मेरी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद। बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही बाजार पर प्रेशर था जब ग्लोबल मार्केट से जो क्यूज पिक किए इंडियन मार्केट से, और उसके बाद हमने देखा कि वो जो डाउनसाइड प्रेशर था वो और बढ़ा ही है। 17,500 एक बड़ा सपोर्ट माना जा रहा था, साइकोलॉजिकल सपोर्ट माना जा रहा था, उसे ब्रीच कर बाजार बंद हुआ है 17,490 के बहुत पास ही, लेकिन एक साइकोलॉजिकल लेवल तो ब्रेक हुआ है। कल देखना होगा कि रिबाउंड अटेम्प्ट होता है, बहुत हद तक ग्लोबल क्यूज पे डिपेंड करता है कि पूरे हफ्ते में यूएस से कई सारे बड़े ट्रिगर्स आने हैं जिसको आय करना चाहता है बाजार शायद। और एक वन साइडेड रैली देखी है हमने, 5 गैप्स हैं जो बाजार ने गैप अप्स दिए और उन्हें 15 जुलाई के बाद से बात करें तो वहाँ फिल करने ज़रूरी हैं, जिसके चलते भी हो सकता है कि बाजार में इस वक्त आपको थोड़ी सी वॉलेटिलिटी दिख सकती है। आज सारे सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पर आपको लाल निशान दिखाई दिया है। सिर्फ एक एफएमसीजी कंज्यूमर बेस्ड जो स्टॉक्स थे उनमें आपको फिर भी थोड़ी हरे निशान में वहाँ थोड़ी ट्रेडिंग और लॉन्ग बिल्ट अप आप देख रहे हैं। अगर आप लूजर्स की पहले बात करें तो बड़े लूजर्स या बड़े ड्रैगर्स निफ्टी पर कहाँ से आए हैं? टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील और डिविस लैब, ये पहले 5 निफ्टी के लूजर काउंटर्स हैं। इसी तरह से मिड कैप लूजर्स की भी बात करें तो वहाँ पर उन स्टॉक्स में जिनमें अच्छी बड़ी मूव पीछे के दिनों में आ चुकी है, वरुण बेवरेजेस जैसे काउंटर, ट्रेंड जैसे काउंटर्स, वहाँ पर आपको फिर से वीकनेस आज वहाँ वीकनेस देखने को मिली है। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी उस लिस्ट में शामिल है। लेकिन ये कुछ तेजी के शेयर हैं जो आप देख रहे हैं, आईटीसी, कोल इंडिया, टाटा कंज्यूमर और ब्रिटानिया, इनमें आपको तेजी देखने को मिली है। टाटा कंज्यूमर तो क्योंकि कॉफी के प्राइसेस ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों में 10% सर्ज हो चुके हैं और यहाँ पर और तेजी आ सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी टाइट सप्लाई है, प्राइस और बढ़ सकता है, जिसके चलते आप टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी देख रहे हैं। उसके अलावा आपको थोड़े से डिफेंसिव बेट वाले काउंटर्स आज ज़्यादा प्ले आउट होते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स में आप बात करें तो अदानी पावर, जो हम लगातार देख भी रहे हैं एक्शन में पिछले कई दिनों से, पावर के स्टॉक्स चाहे वो अदानी पावर हो, एनटीपीसी हो, वहाँ पर आज के दिन भी आपको मूव देखने को मिली। और मीडिया काउंटर्स में सन टीवी जैसे काउंटर्स में भी आज आपको मूव देखने को मिली। सो ओवरऑल एक प्रेशर आज दिन भर बाजार पर हावी रहा और एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल के 17,500 के हम नीचे बंद हुए हैं। बिल्कुल 17,500 के नीचे। और हमने कई एक्सपर्ट से बात की आज। हीलियोस कैपिटल के सीईओ दिनशॉय ईरानी ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि कम समय में बाजार में बड़ी तेजी दिखी थी, इसीलिए यह गिरावट जरूरी भी थी। निफ्टी जो था आपके बॉटम से काफी 16-17% चल चुका था, तो उसके चलते थोड़ा हमें ऐसा लगा कि यहाँ से अभी एक थोड़ा अनकंफर्टिंग होता है, क्योंकि इतना जल्दी रैली 2 महीने में इतना ज्यादा थोड़ा डर तो लगता ही है। तो इसलिए हमें लगा कि शायद एक फ्लैट लाइनिंग हो जाएगी। और जैसा कि आपने बराबर से बोला कि हमने तो काफी कैश रेज किया था मार्च और अप्रैल में, और मई ऑनवर्ड से डिप्लॉय करना चालू कर दिया था। जुलाई तक तो पूरा कैश हमारा आउट हो गया था और अभी भी हमारे पास कोई कैश बचा नहीं है डिप्लॉय करने को, हमने सारा ही डिप्लॉय कर दिया था। पर अभी आप ये देखिए कि ये तो शॉर्ट टर्म की बात हो गई कि इतना जल्दी चल गया, तो थोड़ा थोड़ा ब्रीदर लेना पड़ेगा मार्केट को, थोड़ा डाइजेस्ट करना पड़ेगा इस रैली को। इट कैन बी अ ±5% मूव, या तो एक फ्लैट लाइन हो जाए तो अच्छा है। इनफैक्ट हम अपने जो भी नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको ये बोलते हैं कि आप एसटीपी मोड चाहिए, क्योंकि हमें भी थोड़ा कंफर्ट नहीं है आज की तारीख में बाजार में। थोड़ा थोड़ा स्टैगर कर देंगे आपके इन्वेस्टमेंट सो दैट एवरेज हो जाए, पर ज्यादा करेक्शन भी नहीं दिखता। जून के लोस तो आपके आउट ऑफ द क्वेश्चन है अभी। सो एक तो वो था। दूसरा, आप थोड़ा मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म सोचे तो इंडिया की स्टोरी काफी इंटैक्ट है। आप ये देखिए कि एक तो हम जो होंगे, इंडिया जो होगा वो जीडीपी ग्रोथ में सबसे शायद इकोनॉमिक ग्रोथ में
एक लीडर रहेगा आगे चलते। बिल्कुल। तो पॉजिटिव्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो गिरावट दिखाई दे रही है बाजार में, इसको कैसे देखना चाहिए? ये एक मौका है या धोखा हो सकता है? एलेक्सियर इक्विटीज के दीपन मेहता मेरे साथ अब जुड़ गए हैं, मेरे आज के खास मेहमान। दीपन, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। एक बड़ी चिंता जो इस समय कई लोगों के मन में आ रही है वो ये कि काफी तेजी से बाजार जो है जून महीने से चलना शुरू हुआ। 15,600 15,800 के लेवल से लेकर 17,800 के लेवल तक हमने तेजी आते देखी निफ्टी में, और अब पिछले 2 दिनों में जो गिरावट है वो तो बहुत ज्यादा है। इतनी शायद गिरावट जनरली एक्सपेक्ट नहीं करते हैं बाजार में लोग। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है या धोखा है? आपको क्या लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। और देखिए, जो भी शेयर बाजार में कई सालों से है तो ये जानते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है अपने मार्केट्स में, बढ़ता ही भी है तेजी से और गिरता भी है इसी तेजी से, इतनी मोमेंटम से। और ये केवल अपना मार्केट नहीं है, आप नैस्डैक, डाउ जोन्स और अन्य मार्केट्स भी देखेंगे जो कि काफ़ी डेवलप्ड है, वहां पर भी वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। एंड दैट इज पार्ट एंड पार्सल। अगर आपको शेयर में निवेश करना है, ट्रेड करना है, तो ये वॉलेटिलिटी को आपको डील करना पड़ेगा। यू हैव टू लिव विद दिस काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी। और ये यूफोरिया का भी मूड आता है और एकदम से डिप्रेशन का भी मूड आ जाता है। तो ये दीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एंड दैट्स कॉल्ड द स्टॉक मार्केट। सो आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज। मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ इस तरह से मूवमेंट का, अप मूव डाउन मूव। और मेरे ख्याल से जो भी करेक्शन आ रहे हैं, दे आर गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टर्स टू एंटर इनटू स्टॉक्स। जो भी आप रह गए हैं खरीदना, आपको चाहते हैं, आप चाहते हैं खरीदने के लिए, आपके पास कैश है पोर्टफोलियो में, तो दिस करेक्शंस आर गुड अपॉर्चुनिटीज टू एंटर इनटू द मार्केट। बिल्कुल, मैं यही आपसे अगला सवाल पूछने वाला था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ मिस कर दिया है। जो अंग्रेजी में कहावत होती है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हो गया है उनको कि बस तो निकल गई और हमने तो अच्छे खासी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अब अगर ये अपॉर्चुनिटी है, आप कह रहे हैं कि इन लेवल्स पर बाजार में आपको धीरे धीरे करके कुछ पैसा डिप्लॉय करना चाहिए, क्या अभी सोचना चाहिए 17,500 के लेवल पर आकर निफ्टी में कि हाँ यहाँ पर ठीक है और गिरावट नहीं होगी, या आपको लग रहा है कि अभी और गिरावट बाकी है? क्योंकि अभी हाल ही में हमने कुछ अच्छे खासे जो है 16,000 और उसके आसपास के लेवल देखे हैं। क्या अप्रोच अपनानी चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए इस बाजार को? देखिए, एग्जैक्ट बॉटम प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि अगर आपके पास अपना शॉपिंग लिस्ट तैयार है, कौन से शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं, एंड ऑफ कोर्स वी विल कम टू दैट लेटर इन द शो, तो फिर आप धीरे धीरे खरीदना चालू कर दीजिए। आई थिंक दीज आर गुड लेवल्स। हमेशा जब भी मार्केट चढ़ती में रहता है तभी आप खरीदने को जाएंगे तो यू विल ऑलवेज बी शॉर्ट चेंज। आप हमेशा जो रेट से आप परचेज कर रहे हैं वो डिसएडवांटेज रेट होगा आपके लिए। लेकिन ऐसे गिरते बाजार में आप आराम से खरीद सकते हैं और कोई जल्दबाजी किए बिना आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। इस गिरावट में आप अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी भी सुधार सकते हैं, इन द सेंस के कुछ अच्छे गुड क्वालिटी आउटस्टैंडिंग बिजनेसेस जो आप मिस कर चुके हैं, इनमें आप निवेश कर सकते हैं। और जहां पर अपनी लॉस मेकिंग पोजीशंस है, जहां पर नतीजे अच्छे नहीं आए हैं, जहां पर फ्यूचर थोड़ा डगमगा लग रहा है, यू कैन एग्जिट आउट ऑफ दोज पोजीशंस एज वेल। हाल ही में अर्निंग सीजन कंप्लीट हुई है and we have got good amount of information on which way some of the companies are going, what management commentary is post this earning season. करेक्ट। मैं आपके पास आता हूं ये सवाल लेकर कि हमें फिर कहां पर पैसा डिप्लॉय करना चाहिए, कौन से सेक्टर या स्टॉक जो भी आपको प्रेफर आप बताना चाहें। लेकिन उससे पहले एक छोटा सवाल और पूछूंगा। एक खेमा ऐसा है बाजार का जो ये कह रहा है कि दिवाली तक हमारे मार्केट जो है वो न्यू हाई बना देंगे, आपको लगता है? हाँ, क्यों नहीं। न्यू हाई भी बन सकता है, न्यू लो भी बन सकता है। मैं इस प्रिडिक्शन में मैं प्रिडिक्शन नहीं देना चाहूंगा। ओके, फेयर इनफ। बट लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स आर गुड फॉर द स्टॉक मार्केट। अगर आप देखेंगे तो जो अर्निंग सीजन है उसमें काफी अच्छी टॉप लाइन ग्रोथ डिस्प्ले की है। यस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पर असर हुआ है बिकॉज ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन, पर सभी कंपनियां कुछ ना कुछ करेक्टिव एक्शन दे रही है। तो आई एम वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक ऑन द स्टॉक मार्केट। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि एफआई का बाइंग आ चुका है। पहले हम लोग एफआई के सेलिंग के साथ डील कर रहे थे, अभी थोड़ी बहुत भी बाइंग आज आ गई और आपने देखा क्या इफेक्ट आ गया मार्केट में। तो आई थिंक दैट अगर ये जो ट्रेंड है एफआई की बाइंग थोड़े और कुछ और हफ्तों के लिए, कुछ और महीनों के लिए जारी रहती है, देन वी मे बी इन फॉर वेरी गुड टाइम्स। आई डो नॉट एक्सपेक्ट द मार्केट्स टू करेक्ट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दीज लेवल्स। एक लेवल का फंडामेंटल सपोर्ट भी आ जाता है और जो भी नेगेटिव कारण थे इस करेक्शन के लिए,
जो हमने देखे थे अक्टूबर से, दैट बीइंग द वॉर इन यूक्रेन, इन्फ्लेशन, हायर इंटरेस्ट रेट्स, ये सभी कुछ तो डिस्काउंट हो चुके हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, सभी कुछ डिस्काउंट हो चुका है और अब जो है फंडामेंटली दिखाई यही दे रहा है कि हमारे बाजार यहाँ से अच्छा ही करेंगे। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि यहाँ पर हमें गिरावट को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि अब आप पोर्टफोलियो की क्वालिटी कैसे बेहतर कर सकते हैं, कौन सी आपने जो शॉपिंग लिस्ट बनाई है वो आप कैसे आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। आपकी शॉपिंग लिस्ट क्या कहती है? अब यहाँ से अगर बाजार को आगे बढ़ना है तो अब वो कौन से सेक्टर्स या स्टॉक्स हो सकते हैं जो मदद कर सकते हैं बाजार को? अगर मुझे अभी भी एंटर करना है तो आप मुझे अगर 1 2 3 ऐसे कुछ आइडियाज बताएं कि हाँ, ये स्पेस है जिसको आप देख सकते हैं, जहां पर अपॉर्चुनिटीज बेहतर है, रिटर्न अच्छा मिलेगा। पहले तो डिस्क्लोजर, जो भी कंपनीज के नाम या सेक्टर्स की बात करेंगे उनमें हमारा निवेश रह सकता है, तो उस हिसाब से हमारे व्यूज थोड़े प्रेजुडिस्ड होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द लिस्ट इज द फाइनेंशियल, जो बैंकिंग कंपनियां हैं, एनबीएफसीज, आई थिंक दे विल डू वेरी वेल। इनके जो क्वार्टरली नंबर्स आए थे बहुत ही बढ़िया आए थे, और जो एक एनपीए प्रोविजनिंग साइकिल थी विच वाज डैम्पनिंग द प्रॉफिट्स, ये प्रोविजनिंग साइकिल कंप्लीट हो चुकी है एंड दे आर लुकिंग एट गुड अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ देयर लोन बुक एज वेल। पर इसमें जो बड़ी कंपनियां हैं उसी में आप निवेश कीजिए, डोंट गो फॉर स्मॉल मिड कैप बैंक्स और एनबीएफसीज। दे आर टेम्पटिंग, उनकी वैल्यूएशन सस्ती है, स्टॉक प्राइस सस्ते हैं, लेकिन जब भी फिर से प्रॉब्लम होगा बैंकिंग स्टॉक्स में तो these stocks can lose a lot of value and lot of wealth. So I would not advocate buying into mid and small cap banks and NBFCs. तो बैंक्स में है यह है कि जैसे कि बैंक्स में ICICI है, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, I think just stick to that. NBFCs में we are very positive on Bajaj Finance at correction. Cholamandalam also has been a very resilient bank per se. और कुछ माइक्रो फाइनेंस में अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट एक्सेस का की जो परफॉर्मेंस रही है इवन इन ट्रबलिंग टाइम्स हैव बीन वेरी गुड। आपको ग्रोथ स्टॉक चाहिए तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक आल्सो इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एट दिस लेवल। सो बी सिलेक्टिव व्हेन इट कम्स टू बैंक्स। जो भी अच्छी क्वालिटी बैंक्स एंड BFCs है उसी में निवेश कीजिए, नॉट कंपनी। जो भी बैंकिंग कंपनी की प्रॉब्लम हुई है लास्ट बैंकिंग क्राइसिस में, यू हैव टू कंप्लीटली अवॉइड देम। कमोडिटी कंज्यूमर्स अच्छे लगते हैं जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, रियल एस्टेट, फिर बिल्डिंग मटेरियल्स, आई थिंक दे ऑल लुक वेरी इंटरेस्टिंग। पेंट्स, एडेसिव्स, ऑटोमोबाइल कंपनीज में जो भी है, आइशर, मारुति, आई थिंक दे आर पॉइज्ड फॉर अ न्यू ग्रोथ फेज। और इसके अलावा आई थिंक यू कैन ऑल्सो लुक एट मिड कैप IT ओवर प्रेफरेंस फॉर लार्ज कैप IT, जैसे कंपनियां जैसे कि परसिस्टेंट सिस्टम्स है, एम्फोसिस BFL है, एम्फोसिस अभी नाम नया उसका है, या फिर कोफॉर्ज है, KPIT है। I think these are all having some different and innovative business models and are growing very aggressively. तो काफी सारे अच्छे स्टॉक्स भी है, काफी अच्छी ट्रेंड्स दिख रही है इन स्टॉक्स में, तो आप जरूर से खरीद सकते हैं, बट यू हैव टू हैव अ 2-3 year टाइप ऑफ अ व्यू और एक बास्केट में खरीदिए, नॉट हैविंग अ कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशन इन एनी वन सेक्टर और स्क्रिप्ट। बहुत बढ़िया बात आपने बताई यहाँ पर। तो यहाँ जो टेक अवे है वो ये कि आपको इस समय जो गिरावट बाजार में दिख रही है उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी और लगातार बाजार गिरता ही रहेगा। ये एक वॉलेटिलिटी है, ये शेयर बाजार है, यहाँ ऐसे ही काम होता है। तो यहाँ इस गिरावट का फायदा उठाइए, अपने पोर्टफोलियो को बेटर कीजिए। तो कहाँ पैसा लगाना है, बहुत सारे अच्छे आइडिया यहाँ दीपेन ने दिए हैं। मैं एक बार फटाफट रिकैप करता हूँ। बड़े बैंक्स ICICI, एक्सिस, HDFC, इन सब पर आप फोकस कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस में आप फोकस कर सकते हैं। चोलामंडलम, AU स्मॉल, ये कुछ ऐसे नाम हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल साइड में। उसके अलावा कमोडिटी कंज्यूमर्स हैं, रियल एस्टेट, इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स हुए, आयशर, मारुति, यहाँ पर आप बेट कर सकते हैं। साथ ही साथ मिड कैप IT में भी परसिस्टेंट है, एम्फेसिस, कोफोर्ज, KPIT, ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और सोचकर समझकर इन्वेस्ट कीजिए, समय दीजिए बाजार को, नजरिया लंबा रखिए 2 से 2.5 साल का कम से कम, तो आपको रिटर्न्स बेहतरीन ही मिलेंगे। दीपेन, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी चिंता बाजार में थी, हमारे दर्शकों के मन में थी कि जब बाजार गिरने लगा तो अब क्या करें। आपने बहुत अच्छे से गाइड किया, आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आज। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और अहम खबरों का रुख करेंगे। आज से आपके पास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का मौका है। 2022-23 की दूसरी सीरीज में 26 अगस्त तक आपके लिए निवेश का ये मौका है। क्या इस सीरीज में निवेश करना चाहिए और क्या फायदे हैं, पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी विश्व मोहन। देखिए, इसकी जो प्राइसिंग के लिहाज से अगर बात करें तो गोल्ड बॉन्ड की प्राइसिंग पिछली जो पहली सीरीज़ थी 2022-23 की, उससे
106 रुपए प्रति ग्राम ज़्यादा है। तो प्राइसिंग के लिहाज से हालांकि बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन गोल्ड बॉन्ड में आप जब भी पैसे लगाते हैं तो लंबी अवधि के लिए लगाते हैं। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फायदा है वो आपको 2.5% ब्याज मिलता है, जो दुनिया में कहीं भी किसी भी गोल्ड इंस्ट्रूमेंट पर फिक्स ब्याज नहीं मिलता है वो है। ऊपर से आपको रख रखाव की चिंता नहीं, होल्डिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं। फिजिकल में खरीदते हैं आपको 3% GST देना पड़ता है, वो आपका बच जाता है। और 8 साल के लॉक इन के बाद जब आप निकलते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। फिर आप डिजिटल पेमेंट के जरिए अगर आप खरीदारी गोल्ड बॉन्ड की करते हैं तो 50 रुपए का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल जाता है। उसके लिए प्राइसिंग आपके लिए 5147 यानी 5147 रुपए है प्रति ग्राम के बाद, तो इसलिए काफ़ी आकर्षक है। तो गोल्ड बॉन्ड में जो निवेशक है उनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी और निवेश की सलाह एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। गोल्ड बॉन्ड में निवेश की सलाह यहाँ पर कई एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। विश्व मोहन हमारे साथ बने हुए हैं, एक और खबर पर उनसे अपडेट लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमने देखा कॉफी के भाव लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, इससे कॉफी शेयरों में भी काफी तेजी का रुख है। शेयर कॉफी के भाव में तेजी के पीछे वजह क्या है? विश्व मोहन बताइए, क्या वजह है इस तेजी की? देखिए, कॉफ़ी प्राइसेस की अगर बात करें तो जुलाई के निचले स्तरों से अब तक कॉफ़ी कीमतों में करीब करीब 10% तक की तेजी आ चुकी है। हालांकि पिछले हफ्ते में कुछ नरमी ज़रूर दिखी थी, लेकिन अभी भी भाव काफ़ी ऊपर है जुलाई के निचले स्तरों से। और जो फंडामेंटल्स है वो लगातार तेज़ी के संकेत दे रहा है। ग्लोबल डिमांड की अगर बात करें तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि करीब करीब 2% डिमांड यहाँ पर ज़्यादा रह सकती है। वहीं स्टॉक की बात करें तो अरेबिका कॉफ़ी, जो दुनिया भर में जितने भी ग्लोबल उत्पादन होता है कॉफ़ी का, उसमें 75% हिस्सेदारी अरेबिका कॉफ़ी की है, तो उसकी इन्वेंट्री 23 साल में सबसे कम है। इसके अलावा कोलंबिया की बात करें, जहां पर ब्राजील और कोलंबिया दो सबसे बड़े अरेबिका कॉफ़ी के प्रोड्यूसर है, वहां पर उत्पादन कम है। ड्राउट की स्थिति है ब्राजील में, और कोलंबिया में जो उत्पादन है वो जुलाई के महीने में 22% कम हुआ। अब बात करते हैं रोबस्टा कॉफ़ी की, जो 5 महीने की ऊंचाई पर भाव है। वियतनाम इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और वहां पर उत्पादन 2% से ज़्यादा कम रहने का अनुमान है, और 17% जुलाई में उनका एक्सपोर्ट भी कम रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो आगे चलकर कॉफ़ी की कीमतों को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको कॉफ़ी शेयरों पर नज़र रखनी चाहिए। बॉम्बे बर्मा, CCL प्रोडक्ट्स और टाटा कॉफ़ी, जहां पर जिनका प्लांटेशन का भी काम है, तो इनको यहां पर ज़्यादा फायदा हो सकता है आने वाले समय में। इन शेयरों पर आपको नज़र रखनी चाहिए। शुक्रिया विश्व मोहन इस पूरे अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के लिए 66 कंपनियों की नई लिस्ट जारी की है। ये कंपनियां सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए सोलर PV मॉडल सप्लाई कर पाएंगी। इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, डोमेस्टिक सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में उन्हें सोलर इक्विपमेंट से संबंधित बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। दरअसल सरकार ने सोलर इक्विपमेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स की जो नई अप्रूव्ड लिस्ट है वो जारी कर दी है, जिसमें करीब 66 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को शामिल किया गया है, जो कि सोलर PV मॉडल्स की मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही साथ उसकी सप्लाई जो है वो करेंगे। जो नई लिस्ट जारी की गई है उसमें कई बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें BEL शामिल है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड शामिल है, विशाखा इंडस्ट्रीज लिमिटेड शामिल है। इसके अलावा कंपनीज के लिस्ट में सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड शामिल है, पतंजलि रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जैसी जो कंपनियां हैं वो शामिल है, जो कि अप्रूव्ड लिस्ट में है। ये सरकार के जो सोलर रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और फिर उसकी सप्लाई करेंगी। तो जाहिर तौर पे इन कंपनीज़ को आने वाले दिनों में काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार दिसंबर 2022 तक सोलर एनर्जी की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाकर 100 गीगावाट करना चाहती है, इसका टारगेट रखा गया है। और अगर आप मौजूदा आंकड़ों पर नज़र डालें तो अभी तक 48.71 गीगावाट की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पाइपलाइन में है, अगर आप जून 2022 तक के आंकड़ों पर नज़र डालें। इसके अलावा करीब 16.69 गीगावाट कैपेसिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टेंडरिंग प्रोसेस में हैं। तो जाहिर तौर पे तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो पाइपलाइन में है, आने वाले हैं, और इन प्रोजेक्ट्स के लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी। और लिहाजा इसका मतलब ये है कि जो नई लिस्ट जारी की गई है इसके हिसाब से कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है। फ्यूचर रिटेल में 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज का समाधान इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के जरिए होगा। सूत्रों के मुताबिक लेंडर्स की तरफ से अब तक 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का क्लेम आ चुका है। इस एक्सक्लूसिव खबर की पूरी डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा।
जी हाँ, फ्यूचर रिटेल के फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने करीब 21,000 करोड़ रुपए का क्लेम किया है, जो एनसीएलटी में प्रक्रिया चल रही है, और यही हमें सूत्र बता रहे हैं। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2,285 करोड़ रुपए का क्लेम सबमिट किया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 2,002 करोड़ रुपए का क्लेम सबमिट किया है, बैंक ऑफ इंडिया ने 1,188 करोड़ रुपए का क्लेम सबमिट किया है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 990 करोड़ रुपए का क्लेम सबमिट किया है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यूएस बेस्ड BNY मेलन ने हाईएस्ट क्लेम सबमिट किया है, और वो 4,600 करोड़ रुपए के ऊपर है। साथ ही साथ एनसीडी होल्डर्स की बात करें तो वहां पे भी 1,600 करोड़ रुपए का क्लेम सबमिट हुआ है, और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का 265 करोड़ रुपए का बकाया जो है वो उन्होंने सबमिट किया है एनसीएलटी में। अब ये जो प्रक्रिया है वो ये है कि जो पहली सीओसी मीटिंग है, यानी कि जहां पर आरपी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सारे लेंडर्स को बुलाता है और एक बैठक होती है लेंडर्स के साथ, वो पहली जो सीओसी मीटिंग है वो 18 अगस्त को कंप्लीट हो चुकी है, जहां पर ये बकाया कितना है ये अपडेट हुआ, साथ ही साथ आगे की प्रक्रिया क्या होगी वो समझाया गया। यहाँ पर हम ये भी बता दें कि आगे जाके ये जो क्लेम्स का अमाउंट है वो घट बढ़ सकता है, और यहाँ पे बढ़ोतरी की बिल्कुल गुंजाइश है। और अभी जो वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स है वो करीब 3,546 करोड़ रुपए का बाकी है, वो अभी भी चल रहा है। ये जो स्थिति है 21,000 करोड़ रुपए के जो क्लेम्स आए हैं वो 17 अगस्त तक आए हैं। आगे की जो सूचना है वो आगे की मीटिंग्स में आरपी अपडेट करेगा। आगे की प्रक्रिया यही बचती है कि अब ईओआई को फ्लोट करना पड़ेगा, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाया जाएगा, जहां पर जो बायर्स हैं अपना इंटरेस्ट दे सकते हैं, और साथ ही साथ देखना ये होगा इसका रिजोल्यूशन के लिए कितने बायर्स आते हैं और कितनी बोली लगती है। फीफा की ओर से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड किए जाने के बाद एआईएफएफ में बदलावों की बयार बह रही है। फीफा बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय फुटबॉल संघ की प्रशासकों की समिति को भंग कर दिया है। इसके साथ ही एआईएफएफ के चुनाव भी टाल दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में और क्या कुछ कहा है, बता रहे हैं मेरे सहयोगी दानिश आनंद। देखिए, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ लेड बेंच ने आज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को डिसॉल्व कर दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एआईएफएफ के इलेक्शंस को होल्ड करने की बात करी है। पहले इलेक्शंस 28 अगस्त को होने थे, लेकिन इन पे एक हफ्ते का पुश दे दिया गया है। इसके अलावा जो पूरी ही इलेक्शन प्रोसीजर को कंप्लीट करने का टाइमिंग है उस पर भी एक महीने का एक हफ्ते का एक्सटेंशन दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 रिटर्निंग ऑफिसर्स को अपॉइंट करा है। ये रिटर्निंग ऑफिसर्स पूरे इलेक्शन प्रोसीजर को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जो इस वोटर लिस्ट में रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उसमें सारी स्टेट्स और यूटीज और इसके अलावा जितनी भी स्टेट बॉडीज होंगी उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। इसके अलावा जो डे टू डे रनिंग एक्टिविटी होगी एआईएफएफ की, उसको एक एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल उसको होल्ड करेंगे। तो कुल मिला के अगर देखें तो एआईएफएफ का जो मामला है उसको जल्द से जल्द लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक काफी डिटेल्ड ऑर्डर पास करा है, और सुप्रीम कोर्ट ने वापस उम्मीद जताई है कि वो उम्मीद करती है कि सरकार प्रयास करे ताकि अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप जो इंडिया में होना था वो एज पर टाइम हो। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूपीआई पेमेंट सर्विसेज को लेकर ट्रांजैक्शन चार्ज लगाने की कोशिश कर रहा था, मगर आरबीआई की इस मंशा पर सरकार ने पानी फेर दिया है। क्या है पूरा मामला, पेश है ये खास रिपोर्ट। साल 2016 ये वो साल था जब देश में यूपीआई लॉन्च किया गया, जो देखते ही देखते करोड़ों लोगों की ज़रूरत बन गया। और यही वजह है कि पिछले महीने जुलाई में 600 करोड़ ट्रांजैक्शन यूपीआई से किए गए, और जिसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू 10.2 लाख करोड़ रुपए रही। वहीं यूपीआई ट्रांजैक्शन में महीने दर महीने 7.16% की तेजी देखने को मिल रही है। ट्रांजैक्शन वैल्यू साल दर साल 4.76% की दर से बढ़ रही है। बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए कुछ दिन पहले आरबीआई ने लोगों से यूपीआई पेमेंट और चार्जेस को लेकर फीडबैक मांगा था। आरबीआई डिस्कशन पेपर में कहा गया था यूपीआई से भी आईएमपीएस की तरह फंड ट्रांसफर होता है, इसीलिए यूपीआई में आईएमपीएस के समान फंड ट्रांसफर ट्रांजैक्शन चार्ज होना चाहिए, जिसके चलते लोगों में जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने पूरी स्थिति साफ कर दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यूपीआई लोगों के लिए काफ़ी सुविधाजनक है, ये इकोनॉमी के लिए भी फायदेमंद है। यूपीआई सर्विसेज पर चार्ज वसूलने को लेकर सरकार में किसी तरह का विचार विमर्श नहीं हो रहा है। जहां तक सर्विस प्रोवाइडर के कॉस्ट रिकवरी की बात है तो उसे दूसरे तरीकों से पूरा किया जाएगा, यानी कि फिलहाल आरबीआई के चार्ज लगाने की मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। बता दें यूपीआई ट्रांजैक्शन 4 साल में 38% से बढ़कर 81% तक हो चुका है, और राहत की बात यह है कि आने वाले दिनों में ये ट्रांजैक्शन मुफ्त बना रहेगा। पीटी नाउ स्वदेश।
आधे से ज्यादा हिंदुस्तान इन दिनों आसमानी आफत से जूझ रहा है। कहीं सैलाब लोगों के आशियाने उजाड़ रहा है तो कहीं पहाड़ पर लोगों के लिए मुसीबतें ला रहा है। जम्मू से लेकर उड़ीसा तक हालात टेंशन बढ़ाने वाले हैं। राजस्थान के कोटा में एक रात में 9 इंच तक पानी बरसने से शहर में सैलाब आ गया। बूंदी और टोंक का भी बुरा हाल है। वहीं यूपी के वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। तटीय इलाकों में पानी भर गया है और हर जगह तबाही वाली बारिश का दौर जारी है। एमपी के 45 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और नुकसान का जायजा लिया। जयराम ठाकुर ने सभी मृतकों के परिवार वालों को राहत के तौर पर 28 लाख रुपए के चेक दिए। साथ ही मकानों को हुए नुकसान के लिए अलग से राहत राशि देने की बात भी कही। और अब खबर बारिश और बाढ़ से बेहाल राजस्थान की। रेगिस्तान में बादल ऐसी आफत बनकर बरस रहे हैं कि कई शहर त्रस्त हो गए हैं। नदियां उफान पर हैं। कोटा बैराज लबालब भरा हुआ है। लिहाजा कोटा बैराज के गेट खोलकर 24 लाख क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश का दौर जारी है। नदियां उफान पर हैं। बरसात के बाद हालात यूं हैं कि चंबल के कोटा बैराज डैम के 13 गेट खोल दिए गए हैं। यही नहीं, वाटर लेवल में बढ़ोतरी के बाद राणा प्रताप सागर और गांधी बांध से भी काफी पानी छोड़ा गया है। पानी के तेज बहाव ने निचले इलाकों में उत्पात मचा रखा है। सड़क पर लबालब पानी भरा हुआ है। मैदानी इलाकों में बाढ़ ने बर्बादी मचा दी है। देखिए कैसे गलियों में पानी भरा है। गाड़ियां भी पानी में डूबी हुई हैं। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद चंबल किनारे बसी बस्तियों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कोटा इटावा मार्ग में पुल पानी में डूबा हुआ है। श्योपुर स्टेट हाईवे पर भी पानी की तेज लहरों ने सड़कों का कनेक्शन तोड़ दिया है। स्थिति की भयावहता को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क है। ऐसे में एहतियात बरतते हुए आज स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है। इधर झारखंड के जमशेदपुर में भी जल भराव ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। चांडिल नदी ने कैसे यहां के लोगों को घरों में कैद कर दिया है, कैसे यहां पर आफत बरस रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। गलियों में घुटनों तक पानी है। लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। तस्वीरें झारखंड के जमशेदपुर की हैं, जहां खड़कई और चांडिला नदी में बाढ़ से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। नदी के आसपास बने कई मोहल्लों में पानी ने लोगों को बंधक बना लिया है। जमशेदपुर में बाढ़ का पानी ऊंची ऊंची रिहायशी बिल्डिंगों में भी पहुंच गया है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने को कहा है। खड़कई और चांडिल दोनों नदी का फाटक खोला गया है, जिससे नदी का जलस्तर और बढ़ने की संभावना है। जमशेदपुर में बाढ़ के बीच फंसे लोगों को स्थानीय लोगों ने राहत सामग्री बांटने का काम तेज कर दिया है। बाढ़ में फंसे लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए लोग आपस में मिलकर खाना बना रहे हैं और उन्हें बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाया जा रहा है। बात करते हैं यूपी के वाराणसी की। यहां भारी बारिश की वजह से गंगा नदी का पानी अब आसपास के इलाकों में भरना शुरू हो गया है। तटीय इलाकों पर रहने वाले लोग घर छोड़कर दूसरी जगह जाने पर मजबूर हैं। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई घाटों का संपर्क टूट चुका है। नमो घाट भी आधा डूबा हुआ है। गंगा की तेज धार को देखते हुए पहले ही आरती की जगह बदल दी गई थी। अब निचले इलाकों में भी पानी ने कब्जा कर लिया है। स्थानीय लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। धीरे धीरे नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। जिस तरह वाटर लेवल बढ़ रहा है, इससे काशीवासियों की टेंशन बढ़ती जा रही है। बस्तियों में पानी भरने लगा है।
झुग्गियों में रहने वाले लोग परेशान हैं। यही नहीं, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। एमएसपी की गारंटी, रोजगार जैसे कई मुद्दों को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत हुई। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को मेमोरेंडम सौंपा। इससे पहले सुबह किसानों को रोकने के लिए दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर एहतियातन बैरिकेड्स लगाए गए थे। इसके साथ ही दिल्ली में धारा 144 भी लगाई गई थी। बैरिकेडिंग और गाड़ियों की चेकिंग की वजह से आज लंबा जाम भी देखने को मिला। बैरिकेड्स हटाने को लेकर पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में भी लिया। किसानों का कहना है कि सरकार अपने वादे भूल गई है और हम उन्हें उनके वादे याद दिलाने आए हैं। दिल्ली एक्साइज कैंप को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच अब जुबानी जंग हर दिन और तेज होती जा रही है। चुनाव प्रचार के लिए गुजरात पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर नया हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आप सकारात्मक राजनीति करती है, बीजेपी इतनी डर चुकी है कि वो मुझे भी गिरफ्तार कर सकती है। दिसंबर तक चुनाव हो जाएगा गुजरात का। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है। इनका 27 साल का शासन खिसक रहा है। अभी मनीष भी गिरफ्तार होंगे और भी कई हो सकता है, मेरे को भी कर लें। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। ये जो आज स्कूलों की और शिक्षा व्यवस्था की बहुत बुरी हालत है, ये भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के कुशासन का नतीजा है। इनको अगर एक मौका और दे दिया तो 5 साल और खराब करेंगे ये लोग। अब मैं आपको स्वास्थ्य की गारंटी के ऊपर आता हूं। गुजरात के सरकारी अस्पतालों का, सरकारी डिस्पेंसरी का बहुत ज्यादा बुरा हाल है। धीरे धीरे इस पूरे सिस्टम को खत्म किया जा रहा है, जानबूझ के खत्म किया जा रहा है। और इसलिए खत्म किया जा रहा है ताकि आदमी मजबूरी में प्राइवेट स्कूल अस्पतालों में प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाने के लिए मजबूर हो। अनुराग ठाकुर जैसे बीजेपी के कई बड़े नेता सिसोदिया और केजरीवाल के खिलाफ मुखर हैं। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज केजरीवाल के घर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सिसोदिया और केजरीवाल का पुतला भी फूंका। और आइए अब इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं जिससे मनीष सिसोदिया अपने आप को सिसोदिया का वंशज बता रहे हैं। बप्पा रायडे ने चित्तौड़ के प्रसिद्ध दुर्ग पर अधिकार कर मेवाड़ में सन 556 ईस्वी में गोहिल वंश और गहलोत वंश की स्थापना की थी, जिसे गहलोत वंश और फिर सिसोदिया राजवंश के नाम से जाना गया। मनीष जी ने बोला जो सिसोदिया लिखा हुआ है ना, ये महाराणा प्रताप के वंश से आया है सब। अगर वो ऐसी भ्रष्टाचारी काम करके महाराणा प्रताप से तुलना करते हैं अपनी, तो ये महाराणा प्रताप का भी अपमान है। तुम्हें जितने मुकदमे करने हैं कर लो, फांसी पे लटकाना है लटका देना। हम महाराणा प्रताप के राजपूत वंशज हैं, सर कटा देंगे, मगर देश के दुश्मनों के साथ दोस्ती नहीं करेंगे। ये सब अनर्गल बातें करना बंद करिए। भारत की राजनीति में एक बात आम हो गई है, चाहे विवाद किसी भी बात पर हो, विवाद किसी के भी बीच में हो, इतिहास के पन्ने पलट ही दिए जाते हैं। इतिहास के पन्नों से किसी न किसी हीरो या विलन का नाम निकालकर सामने रख ही दिया जाता है। मौजूदा विवाद चल रहा है दिल्ली की शराब नीति में घोटाले का। विवाद चल रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी का। लेकिन इसमें अब महाराणा प्रताप की एंट्री हो गई है। मनीष सिसोदिया ने सोमवार सुबह 10:30 बजे एक ट्वीट में लिखा, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत। सिसोदिया ने यह ट्वीट बीजेपी पर निशाना साधने के लिए किया था। इस ट्वीट के जरिए सिसोदिया ने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी तोड़ने का आरोप भी लगाया था। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्होंने अपनी जाति बताई और अपने पूर्वज महाराणा प्रताप का नाम भी लिख दिया। अब सिसोदिया इस ट्वीट में बिना दूसरा पैराग्राफ लिखे भी बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, इसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है, और वो है गुजरात विधानसभा चुनाव। मनीष सिसोदिया ने सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगले 2 दिन गुजरात में रहेंगे ये बताया, और दूसरी तरफ 10:30 बजे ठीक उन्होंने ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट कर दिया।
सिसोदिया के महाराणा प्रताप और राजपूत काट को गुजरात चुनाव से जोड़कर इसीलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि ठीक एक दिन पहले यानी रविवार को गुजरात आम आदमी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव ईसुदान गढ़वी ने क्या ट्वीट किया है वो देखिए। महाराणा प्रताप के वंशज मनीष सिसोदिया को झूठे आरोप में भाजपा परेशान कर रही है, जिसके चलते गुजरात के राजपूत युवाओं में बहुत ही रोष जगा है। उन्होंने बताया है कि अगले कुछ दिनों में 5000 से ज्यादा राजपूत युवा आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। इस ट्वीट को अरविंद केजरीवाल ने भी रिट्वीट किया। सिसोदिया के इस ट्वीट को गुजरात चुनाव से जोड़कर इसीलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि गुजरात में राजपूतों की अच्छी संख्या है। गुजरात में राजपूतों की आबादी करीब 8% और करीब 16% वोटर राजपूत हैं। 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव में अगर जातिगत समीकरण देखें तो 45% राजपूतों ने बीजेपी को, 45% कांग्रेस को और 10% ने अन्य पार्टियों को वोट दिया। माना जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की नजर इस वोट बैंक पर है और पार्टी उनके सामने सिसोदिया को एक प्रताड़ित राजपूत के तौर पर पेश कर सकती है। पार्टी को उम्मीद है कि गुजरात में राजपूतों की सहानुभूति से उन्हें कुछ फायदा मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 लेबर कोड को लेकर श्रम मंत्रालय की इंडस्ट्री के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें वेतन भत्ते समेत कई मुद्दों पर आज चर्चा हुई है। इसमें वेज कोड पर नया कानून लागू होने से पहले इंडस्ट्री के दिग्गजों ने सैलरी समेत कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की है। मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं इस मीटिंग को की पूरी जानकारी के साथ। प्रकाश, बताइए क्या खास मुद्दों पर चर्चा हुई और कैसे मामला अब आगे बढ़ेगा यहाँ से? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो 4 नए कानून जिसको कि संसद की मंजूरी मिल चुकी है और पिछले 2 साल से इसको लागू नहीं किया जा सका है और अभी जो नियम बनाने की प्रक्रिया है राज्यों की तरफ से वो इस पर चल रही है। लिहाजा सरकार अब इस बात को लेकर गंभीर है कि इन कानूनों को जल्द से जल्द लागू किया जाए। उसी के मद्देनज़र आज एक अहम बैठक हुई इंडस्ट्री के साथ श्रम मंत्रालय के अंदर, जिसमें तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा की गई। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से इंडस्ट्री ने श्रम मंत्रालय को एक प्रेजेंटेशन दिया कि आखिर उनकी क्या तैयारियां हैं अगर पूरे देश भर में इन कानूनों को एक साथ लागू किया जाता है। इसके अलावा इस बात पर भी इंडस्ट्री ने सहमति जताई क्योंकि उसमें वेज कोड में, जो कि एक कानून वेज कोड है, इसमें प्रावधान है कि कुल जो सैलरी है उसके 50% से ज़्यादा अलाउंसेस का हिस्सा जो है वो नहीं हो सकता है। इससे टेक होम सैलरी कम हो जाएगी। हालांकि पीएफ का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो इंडस्ट्री के ऊपर इसका आर्थिक बोझ आ सकता था। इसको लेकर कुछ ऐतराज़ था इंडस्ट्री को, लेकिन अब हमें जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से इंडस्ट्री ने अपनी सहमति जता दी है और अब वो वेज कोड के इन प्रावधानों को लागू करने को लेकर तैयार है। हालांकि इंडस्ट्री ने ये कहा है कि सरकार को कुछ शर्तें हैं जिसको माननी चाहिए और इसमें जो सबसे अहम है वो ये है कि कौन कौन से एग्जेम्पशन होंगे, उसकी एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए, उस पर क्लियर गाइडलाइंस होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह के दुविधा नहीं होना चाहिए, हर किसी को इसको फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी इस बात की भी मांग की गई है कि ग्रेच्युटी कैलकुलेशन से संबंधित ग्रैंडफादरिंग प्रोविज़न हो। इसका मतलब ये कि जब ये कानून लागू हो उस दिन से एक दिन पहले तक जो ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन हो पुराने नियम के हिसाब से ही हो और उसके बाद नए नियम के हिसाब से ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन हो। साथ ही साथ इंडस्ट्री ने 2 महीने का वक्त मांगा है एक बार जब नोटिफिकेशन इशू हो जाए इन कानूनों को लागू करने के लिए। इसके अलावा इस बैठक में दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें एक अहम मुद्दा ये था कि 2047 तक टोटल वर्कफोर्स में विमेन पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाई जाए। सरकार का टारगेट है इसको 50% करने का। इस मसले पर रणनीति तैयार की गई और साथ ही साथ सरकार ने ये भी इंडस्ट्री को इस बात के निर्देश दिए कि जो ई श्रम पोर्टल है उसके डेटा का इस्तेमाल किया जाए नई नौकरियां पैदा करने के लिए। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा हुई और ये बैठक इसलिए भी ज़्यादा अहम थी क्योंकि सरकार 25 और 26 तारीख को राज्यों के साथ इन 4 कानूनों को लागू करने के ही मसले पर एक अहम बैठक करने जा रही है। लिहाजा उससे पहले ये बैठक काफ़ी अहम था जिस पर कि इंडस्ट्री की तरफ से सहमति बनती हुई दिख रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी बात रखी है। एग्जेम्पशन पे क्लैरिटी चाहिए, ग्रेच्युटी कैलकुलेशन पर क्लैरिटी चाहिए और 2 महीने का समय इंडस्ट्री ने मांगा है। सरकार ने 2047 तक का समय दिया है विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश इस पूरे अपडेट के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मून लाइटिंग पॉलिसी की। ये पॉलिसी कितनी सही है और कितनी गलत पेश है, इसी मुद्दे पर हमारा स्वदेश विशेष।
अगर आप कर्मचारी हैं तो क्या होगा अगर आपको कई कंपनियों में एक साथ काम करने का मौका मिले, या अगर आप कारोबार चलाते हैं तो क्या होगा अगर आपको कई कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी मिल जाएं? जी हाँ, यही है मूनलाइट पॉलिसी, यानी कि एक कर्मचारी कई दफ्तरों में काम कर सकता है। और फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी अपने कर्मचारियों के लिए इस तरह की पॉलिसी लेकर आई है, मगर इस दूसरी कंपनियां इस कल्चर को पसंद नहीं कर रही हैं। आखिर क्या है मूनलाइट पॉलिसी और किस तरह ये एक मौका है या एक धोखा है, इसी पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए ये रिपोर्ट देख लेते हैं। स्विगी ने अपने कर्मचारियों को एक नई स्कीम के तहत उनकी अपनी नौकरी के साथ दूसरी जगह काम करने का मौका दिया है। यानी कि अब स्विगी के कर्मचारी वर्किंग आवर्स के बाद किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए काम कर सकते हैं, बशर्ते उस प्रोजेक्ट से कंपनी के हितों का टकराव न हो। ये है मूनलाइट पॉलिसी और ये पहली बार हो रहा है जब इंडस्ट्री में इस तरह की पॉलिसी लाई गई है। उधर इस पॉलिसी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ तो विप्रो के चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी ने इस पॉलिसी को ही नकार दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि टेक इंडस्ट्री में मून लाइटिंग पॉलिसी को लेकर लोगों के बीच बहुत सारी बेकार की चर्चाएं हो रही हैं और ये धोखा है। उधर इस पॉलिसी को लेकर बहस शुरू हो चुकी है। कई एजेंसियों और कंपनियां मून लाइट पॉलिसी को कर्मचारियों के लिए एक मौका बता रही हैं, तो कुछ कंपनियां इसे धोखा। बहरहाल हर कंपनी के नेचर और उसके कर्मचारियों के काम के हिसाब से मूनलाइट पॉलिसी अच्छी या बुरी हो सकती है और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मूनलाइट पॉलिसी की लक्ष्मण रेखा क्या हो। ET Now स्वदेश। चलिए, तो मूनलाइट पॉलिसी की लक्ष्मण रेखा क्या होगी, क्या ये मौका है या धोखा है, इसी पर हम विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ ऋतुपर्णा चक्रवर्ती को फाउंडर और ED टीम लीड से जुड़ गई हैं, साथ ही कमल करांत को फाउंडर एक्सफिनो के, गणेश प्रमोटर बिग बास्केट और डॉक्टर प्रतिभा जैन MD एडू बोर्ड कंसल्टिंग। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। मिस्टर कारेंत, आपके पास आऊँगी सबसे पहले, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मूनलाइट पॉलिसी को समझना। देखिए, विदेश में तो ऐसी कई तरह से हम एक काम करने का जो ढांचा है, तरीका है, वो देखते आए हैं, क्योंकि विदेशों में घंटे के हिसाब से लोग काम करते हैं। ठीक है, भारत में जब हम इस तरह की मूनलाइट पॉलिसी की बात कर रहे हैं जो कि स्विगी अब लेकर आ रही है, इससे पहले हमने देखा है कि अमेजॉन ने भी एक फ्लेक्सी पॉलिसी जैसी कोई चीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को दे रखी है। क्या मतलब है इसका, किस तरह से ये कामकाज करेगी भारत की जहाँ तक बात है? एक मानने वाली बात है कि हिंदुस्तान में एंट्री लेवल में मौका है, बिकॉज उस लेवल पे सैलरीज इंडिया में इतना कम्पिटिटिव नहीं है, जहाँ पे लोगों को 2-3 काम करने से शायद बेटर देन द मार्केट तनख्वाह भी मिल सकती है। सो इसलिए वो मौका है। एट द सेम टाइम जिस तरह से पॉलिसी आई है उसमें थोड़ा शंकाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो कहता है कि आप उसी लाइन में काम नहीं कर सकते। हर कोई 2-3 स्किल में माहिर नहीं होता है, जैसे पॉलीमैथ कहते हैं अंग्रेजी में। पीपल आर हैविंग स्ट्रेंथ्स इन 2-3 एरियाज, तभी वो जाके काम कर सकते हैं दूसरी कंपनियों में। एंड दूसरी कंपनी आपको तभी तनख्वाह देगी, अच्छी तनख्वाह देगी, जिसकी आपकी जरूरत है, जब आप उसमें माहिर हो। एंड हर कोई ऐसा होता नहीं है। अगर मान लीजिए आप मार्केटियर है, डिजाइनर है, और आपको बोला जाता है कि आप योगा सिखा सकते हो, तो कौन आपको योगा सिखाने के लिए इतना पैसा देगा जिसकी आपको जरूरत है? तो इसमें थोड़ा डबल स्टैंडर्ड्स है कि आप एक बार कहते हो कि आप मूनलाइटिंग कर सकते हो और अपने कंपटीशन में नहीं कर सकते, अपने स्किल में नहीं कर सकते हो, दूसरे लाइन में कर सकते हो। तो उस हिसाब से ये जो ऑब्जेक्टिव है मूनलाइटिंग का कि आप पैसे कमाओ, वो नहीं फुलफिल हो पा रहा है इस पॉलिसी से, जहां तक हमने देखा है अभी तक। तो अगर आप पैसे के लिए मूनलाइटिंग करना चाहते हो और आप काबिलियत पे मूनलाइटिंग नहीं कर सकते हो, तो आपको कौन अच्छा पैसा देगा? तो ये एक सॉल्व करने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि कहते हैं कि आप मैनेजर से अप्रूवल लेके कर सकते हो। आज के दिन में मैनेजर छुट्टी के अप्रूवल नहीं देते ठीक से, दूसरी कंपनी में काम करने के लिए अप्रूवल कैसे दे देंगे? जी
नहीं, आपने काफ़ी बुनियादी यहाँ पर पॉइंट्स उठाएंगे, काफ़ी अहम भी है, और मैं के गणेश जी की अब राय यहाँ पे जानना चाहूँगी। जो मिस्टर गारंट ने भी पॉइंट्स उठाए हुए हैं, सबसे पहले तो ठीक है, मैनेजर्स के साथ तो आपको डील करना होगा, लेकिन उससे पहले देखिए मकसद इसका यही होना चाहिए कि आपके कर्मचारी को एक और मौका मिले पैसे कमाने का, जो कि देखा जाए तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी नहीं है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिस के बाद आपकी ज़िंदगी में आप क्या कुछ करते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं, कहीं किसी भी तरीके से आप बाध्य नहीं है अपनी कंपनी को इस बारे में बताने के लिए मिस्टर गणेश। लेकिन भारत में इसको जिस तरह से अडॉप्ट किया जा रहा है, देखिए आप कंपेटिटर्स के साथ तो काम कर ही नहीं सकते हैं, और अगर आप कुछ और कर भी रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। इसका खाका अगर हमें भारत में जिस तरह का वर्क कल्चर है, अगर उसको ड्रॉ करना हो तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, ये जो पॉलिसी अभी स्विगी ने किया है, जैसे आपने कहा कि कुछ कंपनियों ने बहुत स्ट्रांगली उसको ऑब्जेक्ट किया है कि ये चीटिंग और फ्रॉड है अगर कोई मूनलेट करता है मेरे से सैलरी लेके। सो दोनों तरह से वेरी स्ट्रांग रिएक्शन आए। ये आज के जमाने में वर्ल्ड चेंज हो चुका है। अभी नो लॉन्गर इंडस्ट्रियल एज में नहीं है कि आपने 8 घंटा 10 घंटा दिन का आपने किसी को एम्प्लॉय किया है तो उस टाइम में पूरा उसका दिमाग तन मन सब आपके कंपनी में जुड़ा रहेगा। वो एक्सपेक्टेशन गलत है, क्योंकि कोई भी ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर सकता है, इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकता है, थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए ये बेहतर है कि कंपनियां पॉलिसी लगाएं, डूस एंड डोंट्स लगाएं, थोड़ी बाउंड्री कंडीशंस लगाएं। वो कंपनी और कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा और फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या क्या बाउंड्री, क्या क्या कंडीशंस लगते हैं। कॉम्पिटिटर के साथ नहीं कर सकते, उसी लाइन में नहीं कर सकते। ये सब क्लियरली बताना कंपनी के लिए, एम्प्लॉयर के लिए और एम्प्लॉय के लिए अच्छा है, rather than being vague और कल को accusations दोनों साइड से हों। इसलिए बेटर है कि डिफाइन करें। और मकसद अगर आप देखें तो एक तो एडिशनल सैलरी है, दूसरा मैंने बहुत देखा है आज के यूथ में, आज के वर्कर्स में, कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट ऑफ द जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पैंडेमिक ने ये आपने देखा होगा, जो ग्रेट रेजिग्नेशन कहते हैं, लोग रियलाइज किया है कि उनको सैलरी और तनख्वाह और मनी के अलावा लाइफ में बहुत कुछ चाहिए। इसलिए वो लोग कुछ और भी देख रहे हैं। उसको सेटिस्फाई करने के लिए डेफिनेटली मूनलाइटिंग पॉलिसी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि अगर आप मार्केटर हैं और डिजाइन करना चाहते हैं या म्यूजिशियन हैं, मैंने देखा है, मेरे दोस्त हैं जो आईटी कंपनी में काम करते हैं और ट्रैवल ब्लॉगर है, वीडियो ब्लॉगर है, वो पूरे वर्ल्ड जाके वीडियो ब्लॉग करते हैं और आईटी कंपनी में काम करते हैं। क्योंकि अगर कंपनी ये अपॉर्चुनिटी नहीं देती तो एम्प्लॉय छोड़ जाएंगे। आई थिंक एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए तनख्वाह की सिर्फ बात नहीं है, खुश रखने के लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी आज की कंपनियों को देनी ही पड़ेगी। स्पेशली अगर आप वर्क फ्रॉम होम को एक्सेप्ट करते हैं, आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप एम्प्लॉयर से कुछ आउटपुट चाहते हैं। 8 घंटा आपके सामने, आपके कंट्रोल में, आपके ऑफिस में बैठना के लिए आप तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, तनख्वाह आउटपुट के लिए दे रहे हैं। बट सही बात है कि कुछ सिस्टम्स, कुछ प्रोसेस, कुछ प्रोसीजर, कंट्रोल मैकेनिज्म नए जमाने में पर मिस्टर गणेश, आपने जो बात यहाँ पे पॉइंट उठाई है जॉब सेटिस्फैक्शन की, वो बहुत उम्दा है, बहुत सही है। और ग्रेट रेजिग्नेशन का एक हमने दौर देखा, इनफैक्ट पैंडेमिक के दौरान हमने देखा कि लोग अतिरिक्त कमाई के लिए स्पेशली आईटी सेक्टर में 2-2, 3-3 नौकरियां भी कर रहे थे। लेकिन ऋतुपर्णा जी, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जॉब सेटिस्फैक्शन अगर आपको नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं आपने मूनलाइट पॉलिसी अपने ऑर्गेनाइजेशन में लागू कर दी और मान लीजिए जैसा गणेश जी ने कहा कि लोग ब्लॉगर्स बन गए हैं, ट्रैवल ब्लॉग कर रहे हैं, बाकी तमाम चीज़ें कर रहे हैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, आगे चलकर तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर भारी पड़ेगा ना। अगर मैं एक एम्प्लॉय के तौर पर देखूं तो अगर मेरा एम्प्लॉई अपने पैशन में इतना बड़ा हो गया कि उसकी कमाई वहाँ से निकल रही है तो उसको उसकी लाइफ की कॉलिंग मिल गई है तो वो तो उसी में आगे बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं अपने हाथ खुद नहीं काट रही यहाँ पर। थैंक यू। सो आई गेस मूनलाइटिंग पॉलिसी का कई फायदे हैं। आई गेस एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से देखा जाए, एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव, बट द 2 स्पेसिफिक फायदा जो मुझे एम्प्लॉयर्स की तरफ से देखा जा सकता है कि ऑफ कोर्स 1, आप एक बहुत ही फ्लेक्सिबल, ओपन माइंडेड, अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर साउंड करते हो, एंड सेकेंडली आई थिंक it essentially also provides employers an opportunity to kind of give employees additional forms of earnings, which
probably you will not be in a position to provide for. From an employee perspective अगर देखा जाए तो दो चीजें होती है, एक पैशन को फॉलो कर सकते हो, जो अपना जो कोर एरिया है उसके अलावा अगर और कुछ आपको अच्छा लगे तो आप वो परस्यू कर सकते हो, एंड सेकंड ऑफ कोर्स देयर इज अ फाइनेंशियल बेनिफिट एसोसिएटेड विद इट. बट द थ्री थिंग जहां पे ना कंसर्न हो सकती है, एंड आई थिंक एम्प्लॉयर्स को भी बहुत ये तीन चीज ध्यान में रखना चाहिए. एक है ये मूनलाइटिंग के चलते will there be any health related consequences? Because अगर आप मूनलाइटिंग कर रहे हो, आप अपना जो 8-9 घंटा ऑफिस में देना है उसके अलावा जाके आपका एक्स्ट्रा आवर्स है, वीकेंड्स है, जो नॉर्मली आपको दिया जाता है टू काइंड ऑफ रेस्ट, टू रिक्यूपरेट, आप उस टाइम पे जाके कुछ और काम भी करने लग गए हो. सो व्हाट वुड बी द हेल्थ रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस? द सेकेंड चीजें जो हो सकती है which is that focus, attention to detail. जब आपका attention divert हो चुका है, आप एक से ज्यादा दो चीज, and that is, and usually काम तो वैसे intense ही होता है, even if there is a second passion or whatever else that we can call it. So उसका क्या impact पड़ता है organization में? And the third thing, which I think is also equally important, is the logistic issues. Sometimes what happens is आप कहने के लिए होता है 9 से 6 घंटा एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, लेट्स अस्यूम, but there are times जब आपको चाहिए होता है कि आपके एम्प्लॉयज वीकेंड में भी आ जाए या एक्स्ट्रा थोड़ा आवर्स कम. whether you're letting go of that opportunity, ये भी ध्यान में रखना चाहिए. So I think it's a great policy. It sounds really attractive, it sounds very flexible, but we have to also bear in mind ये तीन aspects and उसका क्या consequences होता है कंपनी के ऊपर, even in employee के ऊपर. There's one more thing. I think moonlighting policy को हमको प्रोफाइल स्पेसिफिक एक अप्रोच लेना चाहिए. हर प्रोफाइल में moonlighting possible नहीं हो सकता है. So for example, like pilot, for example, he flies all through the regular hours of whatever is designated. और बाकायदा there is a rule now कि आपको बाकी time you cannot fly, you have to rest. Now there are many such jobs जो हमारे corporate environment में है, which needs that element of attention, that resting. If you are not rested, it can have consequences, it can become dangerous. So I think yes, it's an interesting concept. हर नए concept को हमें try करना चाहिए. But इसके हर पहलू को जांच के, I think both sides, whether it's employer as well as employee, should get attached to it. पहलू कहा है ना, जो कि एक हेल्थ का पहलू है, वो काफ़ी अहम है. डॉक्टर प्रतिभा जन हमारे साथ जुड़ी भी हुई हैं. तो डॉक्टर प्रतिभा जी, ज़्यादा पैसे ना हर किसी को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ योर पीस, एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, और ख़ास तौर से आपकी मानसिकता, आपका जो मेंटल पीस है, उस पर अगर जब बात आ जाती है ना, तो कहीं ना कहीं आजकल तो लोग अमूमन ही कहने लगे हैं कि हर वीकेंड जो है आपका बर्नआउट के लिहाज से बहुत अहम होता है. पैंडेमिक के दौरान या उसके बाद हमने इस चीज़ को और गहराई से परखा भी है, महसूस भी किया हुआ है. अब ऐसे में अगर कोई मूनलाइट पॉलिसी अपनाती है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने तो अपना दी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो एक अच्छी सी पोजिशनिंग हो गई है कि भैया देखिए हम तो एम्प्लॉयज़ को और कमाने का मौका भी दे रहे हैं, लेकिन आप एक कर्मचारी हैं, आपको यहाँ भी परफॉर्म करना है, साथ ही अगर आपको कुछ और करना है जहाँ पे आप पैसों के लिए काम कर रहे हो या अपने पैशन के लिए काम कर रहे हो, जो भी है आपकी इन्वॉल्वमेंट है उसमें, आराम कैसे मिलेगा, कैसे बैलेंस होगा, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होगा, ये सब चीज़ों को भी सोचना ज़रूरी हो जाएगा एक कर्मचारी होने के नाते. तो मेरे हिसाब से मैं बहुत क्लियर हूँ कि जो अगर आप काम कर रहे हैं, आज काम के ऊपर भी डिपेंड करता है. लाइक स्विगी है, एक मैनुअल काम है, उसमें मुझे इतना दिमाग नहीं लगाना. मैंने 8 घंटे किया तो मैं इतना, मेरा उसमें एक फिजिकल लेबर का काम है. अगर मैं 2 फिजिकल लेबर का काम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट 90% जो काम होते हैं उनमें एक दिमाग की फ्रेशनेस भी चाहिए. आपको एक, अगर आप, आई फील कि अगर आपको पैसा ही कमाना है और अगर आप अपनी जो एक काम कर रहे हो उसमें बहुत दिल लगा के दिन और जान से काम कर दे, जैसे हमारा काम है, वो 8 घंटे से नहीं बनता. वो आपको कॉन्स्टेंटली बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं आप उनको, तो आप अपने ही काम को अच्छा करें तो ही आपकी तनख्वाह डबल करिए ना. आप